लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन बस सिस्टम और फिर डिकोडिंग और टाइमिंग साइकिल डायग्राम एंड किया था। अब हमें जो कुछ नॉलेज अब तक मिल चुका है सिंपल कंप्यूटर डिजाइन के लिए, वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पता है, मेमोरी का पता है, किस तरह से कनेक्टेड है तमाम के तमाम रजिस्टर्स, और कॉमन बस सिस्टम जिसको हमने कहा था, और कॉमन डिकोडिंग साइकिल का पता है कि उसमें क्या होना है, इंस्ट्रक्शन आईआर में आएगी, उसके बाद क्या होगा, लाइफ साइकिल पता है, फेच, डिकोड, इफेक्टिव टेस्ट क्या होता है, कैलकुलेशन उसकी कैसे की जाती है, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है आरटीएल। आरटीएल कहते हैं हम लोग रजिस्टर्ड ट्रांसफर लैंग्वेज को, जो कि बेसिकली यूज की जाती है पेपर वर्क के तौर पे। अगर हम कंप्यूटर डिजाइन करने लगे तो उससे पहले उसकी तमाम इंस्ट्रक्शन को एक खास फॉर्मेट में लिख दिया जाता है। उसकी इंस्ट्रक्शन को इस तरह से लिखना है कि उसको पता लगे किस टाइमिंग साइकिल में क्या काम होना है, किस टाइमिंग साइकिल में क्या काम होना है। उसको लिखने को हम आरटीएल कहते हैं, रजिस्टर्ड ट्रांसफर लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल अगर इस सिस्टम में हम बात करें, जो हमारे पास पहला फेज था फेच फेज, हमने फेच फेज किसको कहा था, कोई बच्चा डिफाइन करे फेच फेज का क्या मतलब है। फेचिंग, इंस्ट्रक्शन फेच होना, इसका मतलब क्या होता है? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन का रीड होना और आईआर में स्टोर कराना। आईआर में स्टोर। गुड। कौन सी इंस्ट्रक्शन में मेमोरी से रीड होना है? जिसका एड्रेस पीसी रजिस्टर के पास पड़ा होता है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर वो रजिस्टर है जो कि बताता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो फेच फेज में हम कहेंगे जब कभी टाइमिंग साइकिल t0 चल रहा हो, टाइम स्टार्ट हुआ, अभी टाइमिंग साइकिल t0 चल रहा है किसी एक सेकंड का, तो सबसे पहले पीसी की वैल्यू को एआर में मूव कर दिया। इस तरह से जो लिखा जाता है इसको हम कहते हैं ये एक आरटीएल है। ये बता के ये पीसी की वैल्यू को एआर में शिफ्ट करो, कब? जो उसकी कंडीशन है, जब t0 एक्टिव हो, t0 वाला साइकिल चल रहा हो। जब t0 पे पीसी की वैल्यू एआर में आ जाए तो t1 वाले साइकिल में जाके क्या करो, मेमोरी की वो वाली लोकेशन जिसका एड्रेस एआर में पड़ा है वहां से एक वैल्यू रीड करो, क्योंकि वो वैल्यू एक इंस्ट्रक्शन होगी तो उसको आईआर रजिस्टर में ले आओ। साथ ही साथ दूसरा काम क्या करो, पीसी की अपनी वैल्यू को +1 कर दो। टाइमिंग साइकिल t1 के अंदर ये काम करना है। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको हम लोग कहते हैं ये एक आरटीएल है फेच फेज की। ये बता के जब t0 साइकिल चले तो पीसी की वैल्यू एआर में ले आओ, पीसी में क्या पड़ा होगा, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होगा जिसने एग्जीक्यूट होना होगा। जब टाइमिंग साइकिल t1 स्टार्ट हो तो एआर में जो एड्रेस आ चुका था उस वाली मेमोरी लोकेशन से एक डाटा रीड करो जो कि एक इंस्ट्रक्शन है, उसको आईआर में ले जाओ और पीसी पे +1 कर दो। पीसी की वैल्यू में +1 हो गया। हम ये कहते हैं ना कि जब इंस्ट्रक्शन चल रही हो, स्टार्ट हो जाए, तो पीसी अब अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने लगे। वो अगली को कैसे कर रहा है, क्योंकि पीसी में +1 कर दिया गया। तो ये इसने फेच फेज मुकम्मल किया। यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने ये क्यों नहीं किया, पीसी की वैल्यू एआर में लेके जाने की बजाय मैं डायरेक्ट करता मेमोरी ऑफ पीसी और उसको शिफ्ट कर देता एआर में। ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं लिखा फेच फेज में? कोई स्टूडेंट इसका आंसर करना चाहे? सर क्योंकि अगर हम पीसी में फिर इंक्रीमेंट कर देते तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती। अच्छा, तो इंक्रीमेंट हम करते ये अगले में जाके पीसी में +1 कर देते, t0 में ये कर देते, t1 एआर की जगह आईआर, सॉरी या आईआर है, और पीसी में +1 t1 में कर लेते, इसको t0 में करते। हमने ये क्यों किया, पीसी की वैल्यू पहले एआर में और फिर मेमोरी ऑफ एआर से आईआर में? कोई स्टूडेंट इसका आंसर करना चाहे? सर हम पहले एड्रेस वो पीसी की वैल्यू एआर के अंदर स्टोर करके हम एआर का जो एड्रेस है, जो एआर में जो चीज स्टोर है वो एक एड्रेस है, उसको हम आईआर के अंदर भेजते हैं, देन पीसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। ये तो कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? ये वाला काम हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसकी रीजन क्या है? क्योंकि अगर कोई भी हम चीज चेंज करेंगे पीसी के अंदर तो वो डेफिनेटली वो पीसी की वैल्यू को जब इंक्रीमेंट करेगा तो ये एड्रेस के अंदर जो चीज करेगी वो ये पीसी पे तो चेंज नहीं कर रहा ना, पीसी में तो चेंज नहीं कर रहा। ये तो मेमोरी ऑफ पीसी का मतलब है
वो लोकेशन मेमोरी की जिसका एड्रेस पीसी में पड़ा उस वाली मेमोरी लोकेशन से रीड करो और आईआर में लो। इस एरो हेड के इस तरफ जो भी वैल्यू आएगी इसका मतलब है उसमें से रीड करना है या उसको लेना है, और हेड के साथ एरो के टेल के साथ जो वैल्यू आएगी उसको रीड करना होता है, और हेड के साथ जो वैल्यू आएगी वहां पे कॉपी करना होता है, यानी आईआर में लेके जाना होता है। अगर आपको कॉमन बस सिस्टम की डायग्राम याद हो तो मेमोरी हमेशा एड्रेस कौन से रजिस्टर से रीड करती है? आपको याद है मैंने लास्ट लेक्चर में एआर और यहां से ये बस के साथ अटैच है, यहां से उसको मेमोरी के साथ अटैच किया था जिसके ऊपर लिखा था 12 बिट। मैंने कहा था ये एड्रेस बस है, मेमोरी को हमेशा एड्रेस एआर से जाता है और किसी रजिस्टर से नहीं जाता। याद है कॉमन बस सिस्टम की डायग्राम जो लास्ट लेक्चर में मैंने बनाई थी? यस सर। तो इस वजह से क्योंकि एड्रेस हमेशा मेमोरी को एआर से जाता है, मेमोरी ऑफ पीसी से रीड वो कर ही नहीं सकता, उसको रीड हमेशा मेमोरी ऑफ एआर से करना होता है। इसलिए हमने जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी में पड़ा था पहले उसको एआर में मूव किया और फिर उसको हमने एआर वाली मेमोरी लोकेशन से रीड किया आईआर में और पीसी में प्लस 1 कर दिया। तो ये जो पहला स्टेप हो गया इसको हमने कह दिया ये फेच फेज गुजर गया। नेक्स्ट स्टेप आया डिकोड फेज। सर जी सर मतलब ये तो सारा काम हमने मतलब प्रैक्टिकल तो करना नहीं है, तो हम ये इंस्ट्रक्शन खुद पीसी से डायरेक्ट आईआर में क्यों नहीं लेकर आ रहे, हम एआर से क्यों मतलब काम कर रहे हैं, जबकि ये काम हमने एग्जीक्यूशन में तो लाना ही नहीं सारा। एग्जीक्यूशन में नहीं लाना, लेकिन इसके अगेंस्ट हार्डवेयर तो डिजाइन करके देखना है ना। हार्डवेयर का मतलब पेपर वर्क में भी हार्डवेयर बनाना है तो हमें पता हो कि जब एक्चुअली हार्डवेयर बनाया जाएगा तो इसी तरह से बनेगा। तो सर ये रूल है कि एआर से डायरेक्ट आईआर में वैल्यू, क्योंकि हमने जो इस सिस्टम में बस बनाई थी हमने कहा था वो एआर के साथ एड्रेस बस अटैच है बस। तो पीसी के साथ वो एड्रेस बस अगर हम कनेक्ट कर दें तो गलत हो जाएगी हमारी। नहीं, यानी अगर हम ऐसा सिस्टम हो जिसमें पीसी वाला एड्रेस बस हमेशा किसी एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट होती है, वो एड्रेस बस एड्रेस रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। मेमोरी से जब भी रीड होना है उसने जो एड्रेस लेना है, या मेमोरी पे जब भी राइट होना है तो उसने जो एड्रेस लेना है वो एआर से लिया करना है। ओके सही है सर। अच्छा, अब आईआर में इंस्ट्रक्शन आ गई। अब नेक्स्ट फेज था डिकोड फेज। डिकोड फेज में क्या करना है, जब T2 साइकिल चल रहा हो डिकोडिंग फेज में क्या क्या काम होगा? डिकोडिंग फेज में एक तो काम ये होगा कि आईआर रजिस्टर की जो बिट नंबर 12, 13 और 14 है, ये 3 बिट्स की, इसको पास कर दिया जाएगा एक डिकोडर से जो कि हमारे पास कुछ बिट्स ऑन या ऑफ कर देगा। वो कौन सी होंगी? D0 से D7 तक की। जब डिकोडर से पास करेंगे तो वो D0 से D7 तक की हमारे पास बिट्स आ जाएंगी। याद है हमने कॉमन बस सिस्टम के बारे में डिकोडिंग डायग्राम पढ़ी जिसमें मैंने बताया था आईआर की बिट नंबर 12, 13, 14 को डिकोडर में पास कर दिया जाता है D0 से D7। इसके अलावा आईआर रजिस्टर की बिट नंबर 15 जो है उसको भेज दिया जाएगा आई फ्लैग में। इसके अलावा आईआर रजिस्टर की बिट नंबर 0 से 11 तक की जो बिट्स हैं उन तमाम को भेज दिया जाएगा एआर रजिस्टर में। और ये सारा कुछ होगा T3 वाले टाइमिंग साइकिल में। यहाँ जो साथ लिखी जाती है चीज उसको कंडीशन कहते हैं। जब टाइमिंग साइकिल T3 चल रहा, सॉरी T2, T1 तक फेच हुआ तो T2, जब टाइमिंग साइकिल T2 चल रहा हो तो चूंकि आईआर रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन रीड होके आ चुकी है, अब उसकी 12 से 13, 14 बिट 12, 13, 14 बिट को डिकोडर से पास करो ताकि ये पता लगाया जा सके सेकंड कौन सी है। आईआर की 15th नंबर बिट को आई फ्लैग में भेजो ताकि ये पता लग सके वो डायरेक्ट मोड में इनडायरेक्ट मोड में है, और 0 से 11 तक की बिट्स को एआर में भेजो। ये डिकोड फेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जब हम गए, हमने कहा डिकोडिंग हो चुकी है, मुझे बताएं क्या एआर में इफेक्टिव एड्रेस पड़ा होगा? जब ये डिकोडिंग हो गई तो इसमें जो मैंने एआर में वैल्यू भेजी है क्या ये एक इफेक्टिव एड्रेस है? सर जरूरी नहीं है कि इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यूएशन नहीं हुई। गुड, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। किस केस में ये इफेक्टिव एड्रेस और किस केस में ये इफेक्टिव एड्रेस नहीं है? सर जब 0 होगा तो इफेक्टिव, 1 होगा तो नहीं होगा। क्या चीज 0 होगी या 1 होगी? मॉड बिट।
मॉड बिट, अगर मॉड बिट 0 है तो यस दिस इज इफेक्टिव एड्रेस, अगर मॉड बिट 1 है तो ये इफेक्टिव एड्रेस नहीं है। आगे हमने क्या किया, हमने कहा कि जब टाइमिंग साइकिल T3 चल रहा हो, एक तो टाइमिंग साइकिल T3 चल रहा हो, साथ आई वाला फ्लैग भी 1 हो, यानी आई फ्लैग भी 1 है, और साथ ही साथ एक ये चीज भी मेंशन कर दी, D7 जो है इसका कंप्लीमेंट भी 1 है। ये तीनों चीजें लिखने का मतलब क्या है, इसको जरा पहले समझ लें। इन तीनों चीजों का मतलब ये है कि टाइमिंग साइकिल T3 की वैल्यू भी 1 हो, आई की अपनी वैल्यू भी 1 हो, और D7 का कंप्लीमेंट व्हिच मीन D7 खुद 0 हो और उसका कंप्लीमेंट जो होगा वो 1 होगा। ये तीनों 1 होंगे तो ये कंडीशन 1 होगी। ये एक्चुअल में तीनों समझे आपस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे D7 का कंप्लीमेंट आ रहा है, ये I आ रहा है, ये T3 आ रहा है, ये तीनों ऐड हो रहे हैं। अगर इस ऐड का रिजल्ट 1 आ रहा है तो ये वाला काम करना है जो आगे लिखने लगे, अदरवाइज नहीं करना। इस कंडीशन का मतलब क्या है, D7 का कंप्लीमेंट 1 हो, I 1 हो और T3 1 हो, तो फिर हमने क्या करना है, मेमोरी ऑफ AR से फिर से रीड करना है और जो रिजल्ट आ रहा है उसको वापस AR में ले जाना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि I तो तब 1 होगा जब वो इंस्ट्रक्शन या तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है या फिर इनडायरेक्ट मोड में इंस्ट्रक्शन है। और D7 कंप्लीमेंट हमने चेक कर लिया है, आपको याद होगा मैंने ये लिखा था, D7 कंप्लीमेंट और I अगर हो तो ये इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अगर D7 कंप्लीमेंट और I कंप्लीमेंट दोनों हो तो डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो ये चीज हमने चेक कर ली कि अगर इनडायरेक्ट मोड में इंस्ट्रक्शन है ये वाली, अगर इनडायरेक्ट मोड में इंस्ट्रक्शन है और साथ T3 साइकिल चल रहा है तो मेमोरी ऑफ AR से रीड करो और रिजल्ट को AR में ले आओ, व्हिच मींस के ये वाली RTL तभी चलेगी जब T3 भी 1 होगा, I भी 1 होगा और D7 में 0 पड़ा होगा, D7 का कंप्लीमेंट 1 होगा। तो ये वो फेज है जिसको हमने कहा था EA कैलकुलेशन, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन फेज। जी यहां तक इसको समझ ना आई हो, ये पॉइंट समझ ना आया हो। अब अगर इंटरेक्ट मोड में होगी तो फिर मेमोरी ऑफ AR से रीड करेगा और दोबारा AR में ले आएगा। अब अज्यूम करें हम T4 साइकिल में आ गए हैं, जब T4 साइकिल में आएंगे तो मुझे बताएं अफेक्टिव एड्रेस किधर पड़ा होगा, अफेक्टिव एड्रेस कहां पे होगा T4 साइकिल में। जमशेद करें कि अभी हमारे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन चल रही है, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में वो हमें नहीं पता, लेकिन जब T4 साइकिल चलने लगा, इससे पहले तक बताएं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के लिए जो इफेक्टिव एड्रेस है वो कहां पे है। AR में। क्या आप T4 साइकिल में हम कंफर्म कर सकते हैं कि इफेक्टिव एड्रेस ही है? यस। क्यों? क्योंकि अगर तो वो डायरेक्ट मोड में है तो फिर तो यहां से उसको इफेक्टिव एड्रेस मिल गया है और T3 वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसने ये वाला नहीं चलाया। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट मोड में है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, उसने इसको चला दिया तो AR में दोबारा रीड होकर इफेक्टिव एड्रेस आ चुका है। यहां तक कंफर्म है कि इफेक्टिव एड्रेस आ चुका है हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि इंस्ट्रक्शन ऐड है और स्लोड है, स्टोर है, तो वो कैसे चेक करेंगे? क्या मुझे पता लग सकता है कि ऐड की इंस्ट्रक्शन है कैसे होगी? अभी तक जितना नॉलेज है उससे मुझे कैसे पता लगेगा कि T4 साइकिल में मैं जा रहा हूं और साथ मुझे ये चेक करना है वो ऐड की इंस्ट्रक्शन है या नहीं। तो उसके लिए कौन सी बिट मुझे बताएगी वो ऐड की इंस्ट्रक्शन है? 12 to 14। 12 से 13 14 को तो हमने डिकोडर को पास कर दिया, ये डिकोडर की वैल्यू बताएगी। T4 के साथ अगर D0 वाली बिट एक्टिव है तो इसका मतलब वो ऐड की इंस्ट्रक्शन है। याद है मैंने कहा था ऐड का मशीन कोड 000 है, ऐड है, फिर 0001 पे ऐड है और फिर सो ऑन नेक्स्ट। तो इसका मतलब जब D0 एक्टिव है तो ऐड की इंस्ट्रक्शन है। अब एग्जीक्यूशन फेज आ गया।
D0 T4 अगर एक्टिव है तो क्या करो, मेमोरी ऑफ AR से आप जब रीड करोगे, क्योंकि AR में आप इफेक्टिव एड्रेस पढ़ा था, वहां से रीड करके जो वैल्यू है इसको DR में ले जाओगे, एक डाटा आ गया डाटा रजिस्टर में। और जब D0 के साथ T5 पर साइकिल चल रहा हो तो AC की वैल्यू, क्योंकि ये D0 एंड के लिए होता है, तो AC की वैल्यू का एंड करो DR के साथ और रिजल्ट को स्टोर करा दो AC में। ये इंस्ट्रक्शन ने काम पूरा कर दिया है, AC और DR का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। साथ ही साथ जो सीक्वेंस काउंटर लगा हुआ था उसको 0 कर दो ताकि दोबारा से T0 स्टार्ट हो जाए। 0 भेज दो कहां पे, सीक्वेंस काउंटर में, वो जो मैंने आपको डिकोडिंग डायग्राम में कहा था, ताकि जब सीक्वेंस काउंटर को 0 करेंगे तो दोबारा से T0 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा ताकि अगली इंस्ट्रक्शन को फेच किया जा सके। ये D0 पे एंड इंस्ट्रक्शन अपना प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी है, एंड वाले ने अपना काम खत्म कर दिया। अगर यही एंड की जगह ऐड होती, ऐड की इंस्ट्रक्शन होती, तो फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते जब D1 T4 एक्टिव होता, क्योंकि T4 के साथ या तो D0 एक्टिव होगा या D1 होगा, इनमें से कोई एक चलेगा, तो DR में ले आओ मेमोरी ऑफ AR से डाटा और D1 T5 में क्या कर दो, DR प्लस AC करो, ऐड इंस्ट्रक्शन AC और DR का ऐड करना होता है और रिजल्ट को AC में ही स्टोर करवाना होता है और रिजल्ट AC में ले जाओ और साथ साथ कैरी फ्लैग को 0 कर दो, सॉरी कैरी फ्लैग क्या है, सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दो। ये ऐड का काम हो जाता। इसी तरह से लोड के लिए लिखेंगे RTL, स्टोर के लिए, एग्जीक्यूशन तमाम इंस्ट्रक्शन की T4 में ही होगी, क्योंकि होगी तो कोई एक इंस्ट्रक्शन ना। अगर D0 एक्टिव है तो उस वक्त D1 एक्टिव नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, डिकोडर ने अपनी किसी एक बिट को एक्टिव करना है और वो किस बेस पे करना है, मशीन कोड की बेस पे। अगर ऐड है तो वो D0 T4 D0 T5 चलाएगा, अगर ऐड है D1 T4 D1 T5 चलाएगा एंड सो ऑन। तो ये हम हर इंस्ट्रक्शन की RTL लिख देंगे। तो मैंने ये RTL टेबल, ये आपको नजर आ रहा है RTL टेबल सबको? यस सर, क्लियरली नजर आ रहा है ना? नो सर, क्लियर जूम कर ले। जूम कर लेते हैं, चलें ये जूम कर लिया। ये देखिए, अब ठीक है, सबको नजर आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब जरा ये इसको जरा एक हम लोग कर लें। ये T0 पे हमने क्या किया, PC से AR में ले, ये पूरा RTL टेबल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये आपको गिवन होगा। अगर कहीं पे इसका कोई क्वेश्चन आता है, जरूरत होती है तो बताया जाती है, RTL बता दी जाती है, याद नहीं करना, इसको समझना है। लेकिन PC से AR में वैल्यू लेके गए, फिर मेमोरी ऑफ AR से रीड किया, IR में ले आया और PC में +1 कर दिया। ये T1 टाइमिंग साइकिल तक, यहां तक हमने फेचिंग कर ली। या T0 T1 कंडीशन ट्रू होने पे R प्राइम है ना, इस कंडीशन को भी इग्नोर कर दें, अभी समझे कि R प्राइम कुछ नहीं है, खाली T0 T1 लिखा है। फिर हमने कहा जब T2 वाला साइकिल चल रहा हो तो IR की 12 से 14 तक की बिट्स को डिकोडर से पास होकर D0 से D7 एक्टिव करवा लो। इनमें से कोई IR की 15 नंबर बिट को I फ्लैग में ले जाओ और IR की 0 से 11 तक को AR में ले जाओ। तो ये काम जो हुआ, ये यहां तक अफेक्टिव एड्रेस डिकोडिंग हो गई। उसके बाद हमने कहा जब D7 का कंप्लीमेंट I फ्लैग और T3 तीनों एक्टिव हों तो मेमोरी ऑफ AR से AR में वैल्यू ले जाओ। ये कौन सा होगा, ये हमने अफेक्टिव एड्रेस कंप्यूट किया। इसके साथ इन्होंने यहां लिखा हुआ इनडायरेक्ट, व्हिच मींस कि ये तभी चलेगा जब इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगी, इनडायरेक्ट मोड में होगी। क्या ये किसी सूरत वैसे चल सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये डायरेक्ट मोड में होगी तो I0 होगा और I0 होने का मतलब है ये कंडीशन ओवरऑल 0, और कंडीशन अगर 0 है तो ये RTL नहीं एग्जीक्यूट हो सकती।
यहाँ तक सबको समझ आया? सर वो रिपीट कर दें, आपने बताया था कि अभी जो इफेक्टिव एड्रेस है हमें पता चलेगा, कंफर्म होगा इफेक्टिव एड्रेस, वो हमें कैसे पता चल रहा है? देखिए ना, अगर डायरेक्ट मोड में है तो ये लाइन नहीं चलेगी ना, ये सबको पता है, ये लाइन नहीं चलेगी अगर डायरेक्ट मोड में, क्योंकि I0 है, ये कंडीशन 0। तब AR में क्या पड़ा होगा? तब AR में IR की 0 से 11 तक की बिट्स पड़ेगी, क्योंकि T2 साइकिल में जो AR में आ चुका वही है, T3 वाला तो चला ही नहीं डायरेक्ट मोड में। तो डायरेक्ट मोड में इफेक्टिव एड्रेस कहां पड़ा होता है? जो इंस्ट्रक्शन के साथ लास्ट 12 बिट्स होती है, वही हमने AR में रखवाई थी। और अगर इनडायरेक्ट मोड है तो इनडायरेक्ट मोड में इफेक्टिव एड्रेस कहां है? जो इंस्ट्रक्शन के साथ 12 बिट्स थी उस वाली मेमोरी लोकेशन से फिर रीड करो और फिर इफेक्टिव एड्रेस मिले, तो वो इनडायरेक्ट मोड के केस में ये चला होगा T3 वाला साइकिल, तो तब मेमोरी रेफरेंस मेमोरी ऑफ AR से जो डाटा आया वो AR में आ गया। अब जब हम इस एरिया को इग्नोर करते हुए, इतना एरिया इग्नोर करते हुए जब हम T4 में आए तो T4 से पहले अगर डायरेक्ट है तब भी और अगर इनडायरेक्ट है तब भी, दोनों केसेस में AR में जो वैल्यू पड़ी है वो इफेक्टिव एड्रेस ही है। बात समझ आ रही है? अगर डायरेक्ट है तब भी और अगर इनडायरेक्ट है तब भी, दोनों केसेस में AR में जो वैल्यू पड़ी है वो इफेक्टिव एड्रेस ही है इन केस ऑफ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन T4 में आने से पहले। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले। यहां तक सबको समझ आ गई है? सर ये जो डिकोडिंग वाला स्टेप है ये दोबारा रिपीट कर। डिकोडिंग स्टेप पे हमने क्या किया? जो IR में इंस्ट्रक्शन रीड हुई थी उसकी जो 12, 13, 14 बिट है, हमने कहा था ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है IR की 15 नंबर बिट को हम I फ्लैग में भेजते हैं, इन तीनों बिट को 12, 13, 14 को एक डिकोडर से पास करते हैं जिसमें D0 से D7 तक बिट्स आ जाती हैं। ये हमने वो काम किया और बाकी जो ये बिट्स थी इसको AR रजिस्टर में भेज देते हैं, जो कि अगर तो डायरेक्ट मोड में तो एक इफेक्टिव एड्रेस है, अगर इनडायरेक्ट मोड में तो इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस है। और T3 में जाके अगर तो वो इनडायरेक्ट मोड में हुई तो इफेक्टिव एड्रेस कंप्यूट हो जाएगा, अदरवाइज T3 में ये वाली लाइन नहीं चल पाएगी। लेकिन जब हम T4 में आएंगे, व्हिच मींस कि इस जगह पे आने से पहले हमें कंफर्म होगा जो AR में वैल्यू पड़ी है, AR में जो वैल्यू पड़ी है वो एक इफेक्टिव एड्रेस ही है T4 में आने से पहले। समझ आ गई बात सबको? सबको समझ आ गई यहां तक? यस सर। ओके जी, कोई क्वेश्चन है? जी RTL है क्या सर? RTL? जी सर। ये हम इसे कहते हैं RTL रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। ये हम सिंबॉलिक फॉर्म में किसी कंप्यूटर को डिजाइन करने से पहले उसकी तमाम इंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर लिख देते हैं कि वो कैसे कैसे चलेंगी, उन्होंने क्या क्या माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर एंड की इंस्ट्रक्शन कहीं लिखी आ गई, ये लिखा गया है प्रोग्राम में, असेंबली के प्रोग्राम में, एंड एक्स वेरिएबल और एंड इंस्ट्रक्शन है, एक्स मेमोरी लोकेशन है, तो ओवरऑल ये पूरा एंड का प्रोसेस बैक एंड पे क्या करेगा? पहले इंस्ट्रक्शन फेच होगी, फिर डिकोड होगी, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो इस सारे को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने, हार्डवेयर बनाने से पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म को लिखने को RTL कहते हैं। ओके सर। ओके, अब देखें, हमने कहा जब T4 साइकिल आया तो साथ D0 भी लगा दिया हमने। D0 क्यों लगाया? एंड के लिए। T4 D0 एक्टिव हो तो मेमोरी ऑफ AR से DR में लेके आओ जो कि डाटा आएगा, और D0 T5 पे AC और DR का एंड करके रिजल्ट AC में स्टोर करो और सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दो ताकि काउंटर दोबारा से 0 हो जाए। लेकिन अगर वही इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन इस वक्त एग्जीक्यूशन फेज में है वो एंड की ना हो, ऐड की हो, तो मेमोरी ऑफ AR से DR में ले जाओ, AC प्लस DR करो, जो कैरी आउट आए बिट ऐड करने से वो E फ्लैग में ले जाओ और सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दो। तो ये दो साइकिल लिए ऐड के एग्जीक्यूशन है, दो साइकिल लिए ऐड के एग्जीक्यूशन है। अगर ऐड की होगी तो ये वाला प्रोसेस चलेगा, अगर ऐड की होगी तो ये चलेगा। अगर लोड की होगी, लोड का मतलब है कि मेमोरी ऑफ AR से जो डाटा DR में लेके आओ D2 T4 में, और DR से AC में ले जाओ और सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दो।
तो dr की वैल्यू को ac में जब लेके, इसका मतलब जो मेमोरी से डाटा आया तो ac में लोड कर दिया जाए, ये d2 t4 और d2 t5 पे होगा। अगर स्टोर की इंस्ट्रक्शन होती तो ac की वैल्यू को मेमोरी ऑफ ar में ले जाओ। स्टोर का मतलब होता है ac की वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करवाना, इसने एक ही साइकिल लेना है। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उसने जंप करवाना है, तो वो काम क्या कर रही है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जो AR में इफेक्टिव एड्रेस पड़ा होता है उसको उठा के PC में रख देती है, ताकि जब ये इंस्ट्रक्शन खत्म हो और अगली दफा इंस्ट्रक्शन चलने लगे तो PC में तो अपडेटेड एड्रेस आ गया होगा, जहां पे जंप करवानी होगी वहां पे जंप कर देगा आपका प्रोग्राम। जी कोई क्वेश्चन? ये 504 रोल नंबर आपका माइक ऑन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज अनम्यूट कर दें। आफ्टरनून 504। सर ये ऐड के अंदर ये जो ई वाला स्टेप है, ये वाला बता दें, जो सी आउट ई, ये क्या हो रहा है? कैरी आउट, जब एडिशन करते हैं दो नंबर्स की बाइनरी में तो कोई ना कोई कैरी आउट जनरेट होता है ना, उसको ई में लेके जा रहे हैं। ई क्या एक फ्लैग है, जैसे इंटेल के अंदर कैरी फ्लैग होता है, यहाँ में ई एक फ्लैग है। ओके सर। अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन होगी तो जब अब देखें, जब हम लिखते हैं ना कहीं पे JMP X, या मैं लिख देता हूं उसकी जगह पे ब्रांच X, ब्रांच X होगा क्या, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन चलेगी X किसी एड्रेस है किसी जगह का, वो एक इफेक्टिव एड्रेस है, वो AR में आ चुका था T3 तक। जब T4 पे आए तो उसने क्या किया, AR की वैल्यू को PC में जंप करा दिया, PC में रखा के सीक्वेंस काउंटर 0, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन पूरी हो गई। अब PC में क्या पड़ा है, PC में X पड़ा है, तो अब दोबारा से जब PC फेचिंग और डिकोडिंग होगी तो X वाली इंस्ट्रक्शन को फेच करना स्टार्ट करेगा, व्हिच मीन आपका प्रोग्राम X वाली पोजीशन पे जंप कर गया। इस तरह से ब्रांच या जंप की इंस्ट्रक्शन वर्क करती है। ऐसे ही BSA की इंस्ट्रक्शन है, उसमें ये तीन काम होते हैं। BSA में दो, PC की वैल्यू को मेमोरी ऑफ AR में ले जाते हैं, AR में +1 करते हैं और फिर AR की वैल्यू को PC में रख देते हैं और सीक्वेंस काउंटर 0। ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, PC की जो करंट वैल्यू है उसको स्टोर करा रहा है कहीं पे, फिर उस AR की वैल्यू में +1 करके अगले साइकिल में AR की वैल्यू को PC में स्टोर करा देगा, व्हिच मीन के जो AR वाली लोकेशन थी जहां मैंने लिखा होगा ना BSA, अगर BSA X लिखा है तो आपका प्रोग्राम अब X+1 वाली पोजीशन पे जाएगा, PC इस जगह पे आ जाएगा X+1 वाली पे, क्योंकि X आएगा AR में +1 किया और PC में +1 करके X में AR में +1 करके उसको PC में स्टोर कराया जा रहा है ये। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई स्टूडेंट बताए, ये जो BSA की इंस्ट्रक्शन है इंटेल की कौन सी इंस्ट्रक्शन से मिलती जुलती है, इंटेल की कौन सी वाली इंस्ट्रक्शन से मिलती जुलती है? क्या इंटेल में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन थी जो करंट वैल्यू ऑफ PC, इंटेल में उस रजिस्टर का नाम IP है, वो किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवा के और प्रोग्राम को कहीं और जंप करवा देती है? सर जंप की इंस्ट्रक्शन पूछना। नो जंप की इंस्ट्रक्शन तो सिर्फ जंप करवाती है, इंटेल के अंदर IP में बदल के कोई एड्रेस डाल देती है, वहां पे जंप हो जाता है, वो तो ब्रांच के इक्विवेलेंट काम है। BSA की इंस्ट्रक्शन का पहले काम दोबारा से समझिएगा, जरा इसको जरा गौर से सुनिएगा। BSA की इंस्ट्रक्शन काम ये कर रही है कि करंट वैल्यू ऑफ PC को कहीं पे स्टोर करवा रही है मेमोरी ऑफ AR में, फिर AR में +1 करके तो आपके प्रोग्राम वाला जो AR वाली वैल्यू है उसको PC में स्टोर करवा देती है, व्हिच मीन आपका प्रोग्राम अब AR +1 वाली लोकेशन पे जंप कर गया। अगर कहीं पे मैंने BSA X लिखा है तो X वाली पोजीशन पे आपका लोकल PC का एड्रेस चला जाएगा, PC की वैल्यू चली जाएगी और प्रोग्राम X+1 वाली पोजीशन पे जंप कर देगा, व्हिच मीन इसने कहीं पे आपका करंट एड्रेस, करंट इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना था उसको स्टोर करवाया और आपके प्रोग्राम को X+1 पोजीशन पे जंप भी करवा दिया। इंटेल में मेरा क्वेश्चन ये है, इंटेल में कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो करंट वैल्यू ऑफ PC कहीं मेमोरी पे स्टोर करवाती है और आपके प्रोग्राम को कहीं और जंप करवा देती है? सर पुश पुश की वैल्यू, पुश इंस्ट्रक्शन सिर्फ स्टोर करवाती है मेमोरी में, जंप तो नहीं करवाती। पुश जहां लिखा हो वहां पे वो वाली वैल्यू को स्टोर करवा दिया जाता है और उससे अगली इंस्ट्रक्शन ही चलती है। सर जब हम कॉल करते हैं तब? बिल्कुल ठीक, कॉल की इंस्ट्रक्शन याद करें, कॉल की इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है, करंट वैल्यू ऑफ IP स्टैक में स्टोर करवाती है और आपके प्रोग्राम को कॉल वाली इंस्ट्रक्शन के साथ जो इफेक्टिव एड्रेस लिखा जाता है वहां जंप करवा देती है। यहाँ पे स्टैक नहीं है, इसलिए वो क्या कर रही है,
जो यहाँ BSA में एड्रेस लिखा है वहीं स्टोर करवा के और उससे अगली लोकेशन x+1 पे जंप करवा दिया। तो BSA ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है कॉल के। अगर इन इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोसीजर कॉलिंग वाला मैकेनिज्म बनाना चाहें तो BSA के थ्रू बना सकते हैं। जी आखिरी इंस्ट्रक्शन देख लें ISD, वो क्या काम करती है, मेमोरी ऑफ AR से डाटा लाके DR में लाती है, फिर DR इसका इस इंस्ट्रक्शन का काम है, नाम है इंक्रीमेंट स्कीप इफ 0। तो मेमोरी ऑफ AR से डाटा लाई, डाटा में +1 किया और डाटा को वापस मेमोरी में स्टोर करा दिया उसी जगह पे। साथ ही साथ एक काम इसने क्या किया, अगर तो डाटा में +1 करने से DR 0 के इक्विवेलेंट है तो PC को +1 कर देना है। अगर DR 0 है, अगर 0 नहीं है तो +1 नहीं होना। +1 तभी होना है जब PC में DR का डाटा 0 होगा। तो ये इस ISD का काम क्या है, करंट डाटा में +1 करना और डाटा का रिजल्टेंट अगर 0 आ जाए तो उस केस के अंदर PC में +1 कर देना, यानी एक इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देना। जब भी PC में +1 होगा इसका मतलब PC अभी कहां पे था, अगर ये कोई XYZ इंस्ट्रक्शन चल रही है तो PC XYZ +1 पे था और उसमें मजीद +1 यहाँ पे कर दिया जाएगा तो इसका मतलब एक इंस्ट्रक्शन स्किप कर दी। फॉर एग्जांपल ये ISD की इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, फिर यहाँ पे बन की इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, फिर एंड की लिखी गई है। जब ISD वाली फेच हो गई तो PC में +1 हो गया, इसका मतलब PC यहाँ पे है इसको। अगर ISD इंस्ट्रक्शन की वजह से DR में 0 आ गया तो PC एक और जंप करके यहाँ आ जाएगा, which means ये बन की इंस्ट्रक्शन को नहीं चलाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं आया तो ये PC में +1 नहीं होगा, वो ये बन वाली को ही चलाएगा। ये इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0 का काम है। जी कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? तो ये देख लें एग्जीक्यूशन फेज सबके T4 से स्टार्ट होते हैं, साथ उसके हमने उसका वो लगा दिया D0 D1 D0 से D6 तक। ये तो थी मेमोरी रेफरेंस सेक्शन। अगर मेमोरी रेफरेंस सेक्शन ना होती, इन रजिस्टर रेफरेंस होती, तो कैसे पता लगेगा रजिस्टर रेफरेंस को समझना है। जब मैं कहूंगा D7 एक्टिव है, D7 किस सूरत में एक्टिव होगा, जब मोड 12 13 और 14 बिट में 111 पड़ा होगा तो वो D7 को एक्टिव कर देगा। जब D7 एक्टिव हो और I का प्राइम एक्टिव हो, 15th नंबर बिट में 0 पड़ा हो, I प्राइम एक्टिव हो, तो इसका मतलब है वो जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। और रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन वो होती है जिनका मेमोरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक साइकिल में अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर देती हैं। तो हम लोगों ने ना इन तीन कंट्रोल सिग्नल को मिला के D7 I प्राइम और इसके साथ, क्योंकि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में इफेक्टिव एड्रेस भी नहीं चाहिए तो T3 वाले साइकिल की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए T3 में ये अपनी एग्जीक्यूशन करती हैं। D7 I प्राइम और T3 साइकिल जब चल रहा होगा तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इसको मिला के ना हम स्मॉल r रिप्रेजेंट करते हैं। बूलियन सिग्नल ही है, स्मॉल r जहां भी लिखा जाएगा इसका मतलब वो D7 I प्राइम T3 है। तो ये लिखा जा रहा है, इन्होंने यहाँ पे बता दिया D7 I प्राइम T3 इक्वल टू R व्हिच इज कॉमन टू ऑल रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। और जब कभी हम लिखा करेंगे ना B11 तो इसका मतलब होगा IR की 11th नंबर बिट, B10 तो IR की 10th नंबर बिट। अब जरा देखिएगा CLA इंस्ट्रक्शन के लिए इसमें क्या कंट्रोल सिग्नल लिख रहे हैं RB11, एक्चुअल में ये RB11 नहीं है, ये बेसिकली कंप्लीट लिखा जाए तो ये कंट्रोल सिग्नल ये है D7 I प्राइम T3 B11। ये चारों बूलियन बिट अगर 1 हो तो इसका मतलब CLA की इंस्ट्रक्शन है। ये B11 क्यों लिखा है, मुझे इसका कोई आंसर करे। कैसे पता लगता है कि CLA की इंस्ट्रक्शन है, याद है किसी को? कैसे पता लगता है CLA की इंस्ट्रक्शन है, कैसे पता लगता है, याद है किसी को स्टूडेंट को? सर वो 111 आता है। जब कभी CLA की इंस्ट्रक्शन होगी तो जो इंस्ट्रक्शन IR में आई थी उसकी यहां से 11th नंबर बिट 1 होगी, CLE के लिए 10th नंबर 1 होगी, बाकी सारी 0। तो हमने ये
B11 B10 उन बिट्स को शो करें। तो वो कह रहा है CLA की अगर इंस्ट्रक्शन है RB11 पे क्या प्रोसेस करो, AC को 0 कर दो। CLE के केस में RB10 होगा तो उस पे E फ्लैग को 0 कर दो। अगर CLA की होगी तो RB11 एक्टिव होगा, CLE में RB10 होगा। साथ ही साथ हर एक में सीक्वेंस काउंटर 0 करना है। तो उसने हर एक के साथ लिखने की बजाय यहाँ पे कॉमनली बता दिया कि ये हर R पे सीक्वेंस काउंटर 0 होना ही होना है। यानी ये इंस्ट्रक्शन T3 के बाद 0 कर देगी सीक्वेंस काउंटर को, ताकि अगली इंस्ट्रक्शन फेच की जा सके। ऐसे ही CMA के केस में AC का कंप्लीमेंट कर दो, CME के केस में E का कंप्लीमेंट कर दो। 7 सिग्नल चल रहे हैं RB8 RB9, वो IR की बिट नंबर है। CIR के केस में शिफ्ट राइट करो AC को और E फ्लैग की वैल्यू 15th नंबर बिट पे ले जाओ और 0 वाली बिट को E में ले जाओ। तो ये रोटेशन वाला काम कर रही है किस्म का। रोटेशन यही करती है ना, शिफ्ट राइट करने के बाद जो बिट आउट होती है उसको E फ्लैग में लेके जा रही है और जो E फ्लैग में पहले से पड़ा उसको AC में लेके आ रही है, AC की 15th नंबर बिट में शिफ्ट राइट। ये इक्विवेलेंट है RCR के, वहां पे E कैरी फ्लैग होता है, यहाँ पे E फ्लैग है। RB6 पे शिफ्ट लेफ्ट करो, RB5 पे AC में +1 करो क्योंकि इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन है। RB4 स्किप इफ पॉजिटिव AC, ये इंस्ट्रक्शन पॉजिटिव का कैसे पता लगता है नंबर पॉजिटिव है? तो किसी रजिस्टर की 15th नंबर बिट को देखते हुए पता लग जाता है वो पॉजिटिव है। तो इफ AC इक्वल टू 15, AC 15 इक्वल टू 0, अगर उसकी 15वां नंबर बिट 0 है, आखिरी बिट 0 है, इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है, तो PC में +1 करो। स्किप इफ नेगेटिव AC, इफ AC 15 इक्वल टू 1 व्हिच मींस नंबर नेगेटिव होगा तो +1 करना है PC में, ताकि एक इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाए। अगर नेगेटिव नहीं है तो 1 नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। ऐसे ही स्किप इफ 0 AC पे +1, E फ्लैग 0 पे +1 PC में कर दो। लास्ट इंस्ट्रक्शन की रजिस्टर ऑल्ट की इंस्ट्रक्शन वो सीक्वेंस काउंटर 0 पे तो कर देती है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है। सिमिलरली ये हमारे पास कुछ है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनका डिफरेंस क्या है? इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का डिफरेंस सिर्फ ये है, कंट्रोल सिग्नल देखें, इसमें उसने R की जगह स्मॉल p ले लिया और स्मॉल p इक्वल है जब D7 भी एक्टिव हो, I भी एक्टिव हो, तो इसका मतलब वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। और T3 साइकिल चल रहा हो तो उसको स्मॉल p का और साथ B11, PB11 पे इनपुट की इंस्ट्रक्शन है, PB10 पे आउटपुट की, ऐसे SKI SKO ION IO, ये IEN या FGO FGI ये भी कोई फ्लैग है। तो इन्होंने क्या करता है, इनपुट के केस में इनपुट रजिस्टर से वैल्यू AC में आती है, आउटपुट के केस में AC से आउटपुट रजिस्टर में जा रही है। और स्किप, अगर FGI फ्लैग मानना है तो स्किप कर दो, FGI फ्लैग FGO फ्लैग मानना है, आउटपुट फ्लैग मानना है तो स्किप कर दो। ये इंटरप्ट रजिस्टर को 1 और इंटरप्ट रजिस्टर को 0 कर रही है इंस्ट्रक्शन। तो इनके इतना इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली इसमें FGI FGO का क्या मतलब है, ये कोई फ्लैग है जिनकी बेस पे स्किप किया जा रहा है। तो ये इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन होगी। तो इसको ओवरऑल हमने क्या किया, हर इंस्ट्रक्शन की स्पेसिफिकली एग्जीक्यूशन फेज तक तमाम RTL लिख दी। अब हमें इन तमाम कंट्रोल सिग्नल्स और तमाम हार्डवेयर बिट्स की बेस पे पता है कब किस रजिस्टर में 0 जाना है, कब किस रजिस्टर में कौन से वाले रजिस्टर की वैल्यू जाया करनी है। इसलिए RTL जब पूरे सिस्टम की पहले डिजाइन कर ली, फिर हार्डवेयर बनाना आसान हो जाता है। फिर हमने हर रजिस्टर की कंट्रोल बिट्स ALU वगैरह डिजाइन करना तो ओवरऑल हार्डवेयर बन जाता है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो प्लीज। सर आपने बताया था कि जो हमारे रजिस्टर की 14, 13 और 12 बिट है वो अगर 1 होंगी तो वो रजिस्टर रेफरेंस है और अगर वो 0 0 होंगी तो वो इनपुट आउटपुट है। तो यहाँ ये मैंने बताया था जब उस 12, 13 और 14 बिट 1 1 1 है तो वो नॉन मेमोरी रेफरेंस है। अगर I वाला 0 है तो वो रजिस्टर रेफरेंस, और I 1 है और ये 1 1 1 है तो वो इस केस में रजिस्टर रेफरेंस और इस केस में इनपुट आउटपुट। सर वो ये मतलब ये कहां पर, मतलब ये चीजें कहां पर हैं, ये मुझे ये मतलब समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आई ये कहां पे है? चलें मैं दोबारा बताता हूं। ये 1 1 हो या ये 1 1 हो तो इसका मतलब है ये D7 को एक्टिव करेंगे ना डिकोडर से।
यस सर। और आई जीरो का मतलब है कि आई को कंप्लीमेंट लिखना चाहिए, ऐसा ही है। यस सर, तभी वो इंस्ट्रक्शन चलेगी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो ये इसके साथ कंट्रोल सिग्नल लिखा है, ये वाला D7 I कंप्लीमेंट T3, which mean D7 I कंप्लीमेंट T3 हो तो इनमें से कोई इंस्ट्रक्शन चलेगी जो कि रजिस्टर रेफरेंस है। कौन सी चलेगी वो साथ साथ B11 B10 B9 से पता लग जाएगा। सिमिलरली ये 1 है तो I 1 हो और D7 भी 1 हो, साथ T3 साइकिल चल रहा हो, ये कंट्रोल सिग्नल बताएगा ये इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे ये देखें P किसके इक्वल है, D7 I T3 के। जब D7 भी 1 हो I भी 1 हो T3 साइकिल चल रहा हो तो वो इनपुट आउटपुट की है, तो फिर इनमें से कोई चलेगी। कौन सी चलेगी वो B11 B10 B9 बताएगा। ये ओवरऑल केस बन जाएगा ये सारे दोनों मिला के नॉन मेमोरी रेफरेंस के लिए। और जब मेमोरी रेफरेंस होंगी तो तब D0 से लेके D6 तक की बिट्स बता दी होंगी कौन सी वाली चल रही है। अब आइए समझ। यस सर, अब समझ आ गई। गुड। यहाँ तक सर किसी का वो इन सब इंस्ट्रक्शंस में से जब ये सारा शुरू होगा, फैच होगा, डिकोड होगा और ये सारा होने के बाद एग्जीक्यूशन के बाद इन सब में से सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन चलेगी और उसके बाद दोबारा से फिर होगा फैच। क्या। अब एक थोड़ा सा वेट करें समझे। फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोग्राम है एंड x, फिर मैंने कहीं लिखा हुआ है इंक्रीमेंट, फिर मैंने लिखा है CL। ये प्रोग्राम था जिसमें 3 इंस्ट्रक्शन थे। पीसी ये कोई मेमोरी में पड़ी है, सबसे पहले पीसी इस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है एंड x को। एंड x वाली इंस्ट्रक्शन फैच होगी, डिकोड होगी। जब फैच हो गई तो पीसी अब यहाँ पे आ गया, पहले पीसी यहाँ था, जब ये चलना स्टार्ट हुई तो पीसी इस जगह पे आ गया। ठीक है जी। इंक्रीमेंट पे T0 साइकिल पे इसने फैच करना स्टार्ट किया, फैच की, डिकोड की, सारा कुछ करके T5 साइकिल तक इसने अपना काम खत्म कर दिया, एंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है जी। T5 पे जब खत्म हुआ सीक्वेंस काउंटर को उसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। सीक्वेंस काउंटर 0 होने का मतलब ये है कि जब अगला टाइमिंग साइकिल आया तो फिर T0 एक्टिव हो गया। अब जब दोबारा T0 एक्टिव होगा तो करंट पीसी की वैल्यू से AR में लेके जाएगा। तो अब पीसी कहां पे चला गया, पीसी तो अगली इंस्ट्रक्शन पे चला गया, तो ऑटोमेटिकली अगली इंस्ट्रक्शन चलने लग जाएगी। जब इंक्रीमेंट वाली इंस्ट्रक्शन अपना काम खत्म करेगी तब वो भी सीक्वेंस काउंटर को 0 करके चली जाएगी। तो वो पीसी उससे पहले साइकिल में फिर T0 एक्टिव होगा तो तब पीसी यहां पे आ गया होगा तो CLA की चलने लग जाएगी। इस तरह ये प्रोग्राम चलता है। होता क्या, जब एक इंस्ट्रक्शन अपना काम पूरा कर लेती है तो देखिए हर इंस्ट्रक्शन अपनी एग्जीक्यूशन के बाद सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दिया ताकि अगली दफा T0 को एक्टिव किया जा सके। खुद ब खुद हार्डवेयर T0 को एक्टिव कर देगा, क्योंकि जब सीक्वेंस काउंटर 0 होगा तो वो नया जो नंबर जनरेट करेगा 000 जनरेट करेगा, उससे T0 एक्टिव हो जाएगा। और T0 एक्टिव होने का मतलब है कि फैचिंग करो। तो फैच कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, जहां पीसी पॉइंट कर रहा होगा, और पीसी ऑलरेडी जब कोई एक इंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना स्टार्ट हो जाता है। जी आइए बात समझ। यस सर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? जी किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन? ओके चलिए नेक्स्ट हम ये आरटीएल ना पेज नंबर 159 है बुक का, जो मैंने आपसे शेयर की हुई है। ये हमेशा हमारे पास होना चाहिए, इसको देखते हुए आगे हमने सारा काम करना है। जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है, इस टेबल को देखना करना है हमेशा। आरटीएल टेबल कहते हैं इसको। पेपर में जब कभी अगर ये जरूरत होगी तो वहां पे आपको गिवन होगा क्वेश्चन के साथ, जितनी आरटीएल चाहिए होगी उतनी गिवन होगी। अब हम करते हैं design control input of register, control input of registers। ये क्या है? अच्छा ये समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि हर रजिस्टर की 3 कंट्रोल पिन होती हैं। जैसे AR रजिस्टर है,
या पीसी है या फिर कोई भी रजिस्टर है, डीआर, एसी, हर एक की 3 कंट्रोल पिन होती हैं रजिस्टर के साथ लगी। इसमें कोई डाटा आ रहा होता है, यहाँ से डाटा रीड किया जा सकता है। ये 3 पिन होती हैं, एक को हम कहते हैं लोड, एक को कहते हैं क्लियर, एक को कहते हैं इंक्रीमेंट। बेशक जितना मर्जी डाटा यहाँ पे आ रहा हो इस लाइन पे, ये रजिस्टर में उस वक्त तक लोड नहीं हो सकता जब तक इस पिन पे 1 ना जाए। जब इस पिन पे 1 जाएगा तो जो कुछ यहाँ पड़ा है वो इसमें लोड हो जाएगा। अगर क्लियर वाली पिन पे 1 जाएगा तो एसी की जो रजिस्टर की क्लियर वाली पिन है उस पे 1 जाने का मतलब है इसको 0 कर दिया जाए। अगर इंक्रीमेंट वाली पिन पे 1 जाएगा तो इसका मतलब है कि जो रजिस्टर में वैल्यू पड़ी उसमें 1 कर दिया जाए, उसमें +1 कर दिया जाए। इन तीनों में से किसी एक पिन पे 1 आ सकता है, यस। किसी 2 पे आ सकता है, नहीं। किसी तीनों पे नहीं। और किसी पे 1 आए, यस, वो भी पॉसिबल है कि तीनों पे 0 पड़ा। इन पिन का मतलब होता है कि लोड, क्लियर और इंक्रीमेंट कब कब होना है। कंट्रोल इनपुट डिजाइन करने का मतलब ये होगा कि ऐसा हार्डवेयर बनाना जो आरटीएल को देखते हुए बताए कि किन किन केसेस में कब कब लोड होना है, कब क्लियर होना है, कब इंक्रीमेंट होना है। इस एआर के लिए करना है। अभी हम क्या करने लगे हैं, कंट्रोल इनपुट्स ऑफ एआर को डिजाइन करके सीखते हैं कैसे करने के। कंट्रोल इनपुट ऑफ एआर यानी इस सिस्टम के लिए एआर में किस किस टाइमिंग सिग्नल पे लोड होना है, किस किस पे क्लियर होना है, कब कब इंक्रीमेंट होना है, वो सारा देखना है। तो जब भी किसी रजिस्टर की कंट्रोल इनपुट डिजाइन करनी हो, पहला स्टेप उसका क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि आरटीएल टेबल में जाना है। जिस रजिस्टर की आप कंट्रोल इनपुट डिजाइन करना चाह रहे हैं उस रजिस्टर को इस पूरे टेबल में देखना है, जहां जहां पे वो एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है वो सब तमाम आरटीएल नोट कर ले। वो तमाम आरटीएल नोट कर ले जहां जहां पे एआर, जिससे एआर की करें तो एआर एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है। मैं ये ग्रीन मार्क पॉइंट से नोट करता हूं। डेस्टिनेशन आने का मतलब वो तमाम आरटीएल जहां पे एआर इस एरो के हेड के साथ है, इस एरो के हेड के साथ है, उसको कहेंगे वो डेस्टिनेशन के तौर पे आ रहा है। तो कहां कहां आ रहा है जरा नोट करते हैं। ये नजर आ रहा है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा साथ शुरू से। पूरे टेबल में देखना है, वो तमाम आरटीएल नोट करनी है जहां जहां पे एआर एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है। ये एआर एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है। और कहां पे आ रहा है? ये एआर एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है। और कहां आ रहा है? यहाँ पे एआर एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है। 3 हो गई। ये जो मैंने कट करवाई थी ना, वहां पे भी देखते रहे साथ साथ। ये एआर एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है। 4 हो गई। और कहां आ रहा है? यहां तक तो और कहीं पे भी नहीं है। एआर एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है कहीं पे? और एआर डेस्टिनेशन आ रहा है, यस। ये एआर डेस्टिनेशन आ रहा है। तो इसके अलावा और कहीं नहीं आ रहा। टोटल मेरे पास ये 5 पोजीशन आई है, 1 2 3 4 एंड ये 5। ये 5 पोजीशन है जहां पे एआर डेस्टिनेशन आ रहा है। इन 5 को नोट कर ले। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 को। एक आ रहा था R प्राइम T0 पे AR एज अ डेस्टिनेशन, वो क्या आ रहा था? PC से AR में जा रही थी वैल्यू। R प्राइम T2 पे AR एज अ डेस्टिनेशन आ रहा था, वो AR में IR की बिट नंबर 0 से 11 तक आ रही थी। उसके अलावा D7 प्राइम IT3 पे AR डेस्टिनेशन आ रहा है। मेमोरी ऑफ AR से AR में जा रही है वैल्यू। उसके अलावा R T0 पे 0 जा रहा है AR में। और फिर उसके अलावा था D5 T4 पे AR में +1।
ये 5 RTLC जब AR एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है। पहला स्टेप, जिस रजिस्टर की RTL कंट्रोल इनपुट डिजाइन करनी है उसको देख लें कहां का डेस्टिनेशन आ रहा है। अब जरा मुझे ये बताएं, आपके ख्याल से ये कौन कौन सी RTL है जिसमें AR में डाटा लोड हो रहा है, वो कौन से कंट्रोल सिग्नल है जिसकी बेस पे क्लियर हो रहा है, वो कौन से कंट्रोल सिग्नल है जिसकी बेस पे इंक्रीमेंट हो रहा है, किस किस केस में लोड होना चाहिए डाटा, AR की लोड पिन पे 1 जाना चाहिए। आपके ख्याल से इन पांचों में से वो कौन से केस है जब AR की लोड पिन पे 1 जाना चाहिए? जी बेटा पहली 3 सर। पहले 3 अगर नोट करें तो ये तीनों वो केसेस हैं जिनमें लोड हो रहा है। क्या करेगी, बस किसी तरह से इनका डाटा अपनी बस पे ले आएगी, लेकिन उस वक्त किसी और रजिस्टर पे 1 नहीं होगा लोड पे, सिर्फ AR की लोड पे 1 जाना चाहिए इन 3 सिनेरियोज में। इस केस में क्लियर होना चाहिए, इस केस में इंक्रीमेंट, इस पे लोड होना चाहिए। तो इसके लिए हम हार्डवेयर बना देंगे। हार्डवेयर कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये मेरे पास AR रजिस्टर है, ये इसकी लोड की पिन है, ये क्लियर की और ये इंक्रीमेंट। जब कभी R प्राइम और T0 एक्टिव हो इनको ऐड किया, या फिर R प्राइम T2 एक्टिव हो इसको ऐड करें, या फिर T7 प्राइम I और T3 एक्टिव हो। इन तीनों में से कोई भी एक एक्टिव आ जाए, इन तीनों में से कोई भी एक्टिव हो तो इनको और कर लेंगे और इसको हम अटैच कर देंगे लोड के साथ। सिमिलरली जब R और T0 हो तो इसको क्लियर के साथ अटैच कर देंगे, और D5 T4 हो तो इसको इस केस में इंक्रीमेंट के साथ अटैच कर देंगे। ये अब नोट करें कि इनमें से कोई 1 दे या ये 1 दे कि ये 1 दे तो उस वक्त लोड पिन पे 1 चला जाएगा, ये होगा तो क्लियर पे 1 जाएगा, ये होगा तो इंक्रीमेंट पे जाएगा। इसके अलावा कोई कंट्रोल सिग्नल नहीं। तो इन सिनेरियोस के अलावा कोई और RTA चल रही होगी तो उस केस में कोई और टाइमिंग साइकिल चल रहा होगा तो इन तीनों पे 0 जाएगा, और कभी भी इन सब पे इकट्ठा 1 आ ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये 1 दे रहा है तो उस वक्त गारंटी है कि ये दोनों 1 नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि ये R प्राइम T0 है, ये R T0 है। तो अगर R प्राइम 1 है तो R 1 नहीं हो सकता, इसलिए क्लियर 0 होगी, और T4 1 नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो सर्किट डिजाइन किया जाएगा इसको हम कहते हैं कि हमने AR की कंट्रोल इनपुट डिजाइन कर दी। पास में रहिए। ये कोई स्टूडेंट कह रहा है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। जी बेटा आपका नेक्स्ट लेक्चर 12:45 पे होगा, हमारे पास 12:45 तक टाइम है, अभी लेक्चर टाइम 11:20 से 12:45 है। जी इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे प्लीज, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। सर ये कैपिटल R क्या है? कैपिटल R भी ना एक कंट्रोल सिग्नल है, यहाँ पे लिखा गया है, ये इन डिटेल नहीं हमने पढ़ना, ये इंटरप्ट को कंट्रोल करता है, इसलिए समझ लीजिए बूलियन सिग्नल है तो T0 के साथ R प्राइम लिख दिया गया, तो एक बूलियन सिग्नल है, यहाँ पे R प्राइम को यूज किया गया R को। तो बस आप जहां जहां यूज किया जा रहा होगा वहां पे ऐसे मेंशन कर देंगे R एक बिट है सिग्नल, जैसे T0 एक बिट है या D0 D5 बिट है, इसी तरह R भी एक बिट है, कंट्रोल सिग्नल है। समझ आइए बात सबको? अच्छा इसी तरह से अगर देखें, सपोज करें मैंने AR DR की डिजाइन करनी है कंट्रोल इनपुट DR रजिस्टर की, सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे, मैं येलो लाइन से कर रहा हूं DR के लिए। क्या करेंगे, अब RTL टेबल में देखेंगे जहां पे DR एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है वो सारे के सारे RTLs जहां पे DR एज अ डेस्टिनेशन आ रहा है, तो DR एज अ डेस्टिनेशन जहां जहां आ रहा होगा उनको मार्क कर लेंगे। DR एज अ डेस्टिनेशन कहां का आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है,
3, ये 4, ये 5। इसके अलावा पूरे आरटीएल टेबल में आप नोट करेंगे तो ये डीआर कहीं पे भी अदर डेस्टिनेशन नहीं होगा इन पांचों के अलावा। तो डीआर की जब कंट्रोल इनपुट डिजाइन करनी होगी कंट्रोल इनपुट ऑफ डीआर, तो पांचों को लिख लेंगे पहले, वो कौन कौन सी हैं वो मैं वहां से मैंने मार्क कर ली, आप टेबल सामने रख के लिख लेंगे। एक ये थी, एक T1 T4, D2 T4, D6 T4, इन चारों पे सेम ही काम कर रहा है, मेमोरी ऑफ एआर से डीआर मिला रहा है। और एक है D6 T5, इस पे अगर डीआर में +1 कर रहा है। इसके अलावा कहीं भी डीआर एज डेस्टिनेशन नहीं आया। अब मुझे बताएं इनमें से कौन सी क्लियर वाली है, कौन सी लोड वाली है, कौन सी जीरो वाली है, इंक्रीमेंट वाली है जी। तो ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये चारों के केस में डीआर में लोड होना है, इस केस में डीआर में इंक्रीमेंट होना है, और जीरो के लिए यानी क्लियर करने के लिए कोई भी नहीं है। जब इसका सर्किट डिजाइन करना होगा वो कैसे होगा, हम कह देंगे ये डीआर रजिस्टर बनाया, इसकी 3 पिन है, एक लोड, क्लियर, इंक्रीमेंट। लोड के लिए हमारे पास 4 केसेस थे, D0 T4 इन दोनों में ऐड कर दिया, या फिर D1 T4, या फिर D2 T4 ऐड हो रहा है, या फिर D6 T4 इस पे ऐड हो रहा है। इन चारों को ऐड करें, फिर और करें, और ये अटैच कर दें लोड के साथ। क्लियर वाले पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हार्ड कोड 0 भेज देंगे, और इंक्रीमेंट वाले पे एक ही है D6 T5 इसको ऐड करके इंक्रीमेंट करें। तो ये डीआर की कंट्रोल इनपुट्स होगी। सिमिलरली हमारे पास एसी रजिस्टर की कंट्रोल इनपुट डिजाइन की जा सकती है, पीसी रजिस्टर की जा सकती हैं। लेकिन पीसी की रजिस्टर की इनपुट डिजाइन करते हुए आपने देखना है कि वो कंडीशन भी साथ चेक हो। जहां पे लिखा जाता है ना अक्सर आरटीएल में देखेंगे तो पीसी की कंट्रोल इनपुट डिजाइन करते हुए साथ ये मेंशन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेंशन है कि इफ dr इक्वल टू 0 देन पीसी में +1, तो उसमें इस कंट्रोल सिग्नल के साथ साथ इस dr0 या यहां पे लिखा गया होगा rb2 इफ ac इक्वल टू 0, तो ये वाली कंडीशन को भी साथ में चेक करना जरूरी होता है। AC 0 हो और साथ RB2 हो तो PC में +1 करना है, तो इन चीजों को भी मेंशन किया जाता है साथ। जी यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी की कंट्रोल इनपुट्स। सर काफी नहीं है। नहीं, लास्ट है कंट्रोल इनपुट्स ऑफ मेमोरी। ये बहुत आसान पढ़े हैं हमको। सर ये सारा जो है ना उलट पुलट हो गया। बेटा रिकॉर्डिंग भी होगी आपके पास कंट्रोल, और ये आपके पास वो भी होंगी, इसको दोबारा देखिएगा, दोबारा रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। बस ये लास्ट है कंट्रोल इनपुट्स ऑफ मेमोरी से एक बार डिस्कस कर लें, फिर मैं यहाँ वाइंड अप कर देता हूँ। आगे हमारे पास इस लेक्चर के बाद 3 लेक्चर रह जाएंगे, तो इसलिए मुझे ना खत्म करना जरूरी है। और वैसे भी लेक्चर का टाइम रहता है 15 मिनट रहते हैं, 11 मिनट सॉरी। अच्छा जी, क्विज कल नेक्स्ट लेक्चर में होगा, आज नहीं ले सकता क्योंकि मैं लेक्चर वाइंड अप करना है। क्विज नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए मुझे सिर्फ ये बता दें मेमोरी की कंट्रोल इनपुट्स कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती है मेमोरी की कंट्रोल इनपुट? जैसे रजिस्टर की तो 3 बताई हैं,
मेमोरी की कितनी कंट्रोल इनपुट्स होती हैं? सर 2 होती है, रीड राइट। रीड और राइट। तो मेमोरी की भी कंट्रोल इनपुट डिजाइन करनी होती है, रीड की भी, राइट की भी। कोई एक मैं करवा देता हूँ, बाकी फिर आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी अभी। मेमोरी की जब आप रीड की कंट्रोल इनपुट डिजाइन करनी हो, रीड की, तो वो रीड की कंट्रोल इनपुट के तौर पे जब डिजाइन करनी हो तो वो तमाम आरटीएल आपने नोट करनी है जहां पे मेमोरी एरो के टेल के साथ लिखी गई है। वो तमाम, जब मेमोरी एरो के टेल के साथ लिखी गई है वो तमाम आरटीएल नोट कर लें रीड के लिए। और राइट के लिए अगर डिजाइन करनी हो तो वो तमाम आरटीएल नोट करनी है जो मेमोरी एरो के हेड के साथ लिखी गई है। हेड का मतलब होता है मेमोरी में स्टोर करवाना, राइट करना, और टेल के साथ अगर मेमोरी लिख दी गई है तो इसका मतलब है उसमें रीड करना। तो हम रीड के लिए करते हैं, रीड के लिए वो तमाम आरटीएल नोट करें। टेबल में से जब आप नोट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ वो केसेस तमाम के तमाम जहां पे मेमोरी एज अ रीड आरटीएल के तौर पे आ रही है। ये आर प्राइम T1 पे आ रही है, फिर D7 प्राइम IT3 पे आ रही है मेमोरी ऑफ AR से AR में। उसके अलावा D0 T4, D1 T4, D2 T4 और D6 T4। इन चारों केसेस में मेमोरी ऑफ AR से डाटा DR में आ रहा है। इन चारों केसेस में ऐसा होता है। तो ये टोटल 6 आर्टिकल्स हैं जहां पे मेमोरी की रीड की कंट्रोल इनपुट्स आ रही हैं। तो ये 6 की 6 हम आर्टिकल नोट करेंगे, बाकी स्टेप वही है। इन सबको एंड गेट से पास करें और से पास करें, मेमोरी की रीड के साथ अटैच कर दें। हम क्या करेंगे, ये मेमोरी की रीड वाली पिन है, ये राइट वाली पिन है। एक आर्टिकल थी हमारे पास R प्राइम T1, नेक्स्ट था D7 प्राइम IT3, फिर D0 T4, ये D1 T4, D2 T4 और D6 T4। इन 6 के 6 केसेस में एंड के बाद और करें, और रीड वाइज अटैच कर दें। ये मेमोरी की रीड कंट्रोल इनपुट की आपकी। राइट की भी इसी तरह कर सकते हैं, जहां पे मेमोरी आपके पास एज अ डेस्टिनेशन आ रही होगी, मेमोरी एरो के हेड के साथ आ रही होगी, तो राइट वाला भी केस डिजाइन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रजिस्टर और मेमोरी की कंट्रोल इनपुट डिजाइन की। अब आप लोगों का होमवर्क है असाइनमेंट 2 कोर्स की होमवर्क, या इसको हम असाइनमेंट 2 के नाम देते हैं। मैं अभी क्रिएट कर दूंगा उसका लिंक भी क्लासरूम पे। असाइनमेंट 2 डिजाइन कंट्रोल इनपुट्स ऑफ रजिस्टर AC, PC और मेमोरी राइट। 3 चीजें करनी है, AC रजिस्टर की कंट्रोल इनपुट्स, PC रजिस्टर की कंट्रोल इनपुट्स और मेमोरी की राइट कंट्रोल इनपुट्स। ये तीनों डिजाइन करके पेपर के ऊपर आपने उसको स्कैन करना है और असाइनमेंट सबमिट करानी है गूगल क्लासरूम में। बाय हैंड रिटन होनी चाहिए ये, या अगर आप लोग सॉफ्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में भी खुद से वर्ड के ऊपर या जिस भी टूल को यूज करते हुए, ग्राफिकल टूल को यूज करते हुए एंड और गेट खुद से डिजाइन कर सकते हैं, तो वैसे कर लें। AC, PC और मेमोरी की राइट। सॉरी बेटा, आपकी आवाज नहीं समझ आई, दोबारा पूछो।
रोल नंबर 505 आपका ना माइक की आवाज नहीं आ रही, आप टाइप कर दो क्वेश्चन जो भी पूछे टाइप करने क्वेश्चन। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये नेक्स्ट जो मैं 2 दिन मिलेंगे इसके बाद आपने वो गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवाना है असाइनमेंट नंबर 2 सर मैं इफ की कंडीशन चेक करनी होगी सी के साथ तो वो किस तरह करना है, उसका चेक होगी? देख इफ कंडीशन आप चेक करनी है, मैं इसका हिंट दे देता हूं इफ कंडीशन कैसे चेक होगा। फॉर एग्जांपल आपने रोल नंबर 505 प्लीज आफ्टरनून 505 म्यूट करें अपने माइक को। फॉर एग्जांपल ये चेक करना है, एक कंडीशन है, मैं कोई भी लिख देता हूं RB11 RB56 जो भी है, मैं रैंडमली लिख रहा हूं या इसको देख के लिख लें ताकि RB4 पे AC15 इक्वल टू 0, ठीक है जी। RB4 पे ना ये कंडीशन लिखी गई है, इफ AC15 इक्वल टू 0 तो PC में +1 करना है। अब इसका मतलब सिर्फ ये कंट्रोल सिग्नल बनना हो, R हमें पता है किसके इक्वल है, R इक्वल है D7 I' D3 के, B4 तो खुद एक सिंगल बिट है, एक तो हम एंड गेट ये लगा देंगे D7 I' T3 और ये B4। जब ये एंड गेट तीनों एंड होके 1 दे, साथ ही साथ AC की 15 नंबर बिट भी 1 हो, फिर AC की 15 नंबर बिट को भी ऐड करें, AC की बिट नंबर 15। अब ये कंडीशन पूरी हुई कि ये भी 1 दे और AC की 15 1 दे, तो ये 1 आए यहाँ पे, या इसको यहाँ पे नहीं लिखना तो बेशक यहाँ पे AC15 साथ डाल दें और ये वाला एंड गेट बच जाएगा आपका। ये पांचों चीजें ट्रू होनी चाहिए, चारों ये भी मानो इसी, और इसी तरह मल्टीपल कंडीशंस होंगी और इन सबको फिर और कर देंगे और पीसी के +1 से अटैच कर देंगे लो इंक्रीमेंट से। ये तो मैंने एक बताई ना, इस तरह की और भी तो कंडीशन है ना, सबको करके फिर पीसी में करना है। तो एंड वाली कंडीशन जहाँ पे इफ वाली कंडीशन है उसको इस तरह मैंने, ये तो AC15 को 1 कहा जा रहा है, 0 कहा जा रहा है, सॉरी 0 कहा जा रहा है तो हाँ नोट लगाएंगे, अगर 1 कहा जा रहा था डायरेक्ट लगा देते। इसी तरह एक जगह पे AC इक्वल टू 0 कहा जा रहा है, AC तो पूरा रजिस्टर है तो उसको कैसे करना है वो आपने खुद सोचना है। एक जगह पे E0 कहा जा रहा है तो E0 में E एक फ्लैग है तो E को नोट करके अटैच कर देंगे बस। तो इस तरह से आप कर सकते हैं जो इफ कंडीशन है उनके लिए। जी कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं।